लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। 9 जून को उन्होंने तीसरी बार पीएम पद का शपथ लिया। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलवाई। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मोदी ने आज सबसे पहले एक अहम फाइल पर साइन किए। दरअसल मोदी ने पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और लगभग 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। कार्यभार संभालने के बाद मोदी ने किसान निधि से जुड़े फाइल पर साइन किए और उन्होंने अपनी सरकार की किसानों के लिए प्रतिबद्धता को जताया। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस किसान कल्याण पर है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी सरकार आने वाले समय में किसानों से जुड़े कई और बड़े ऐलान कर सकती है। मोदी ने आज कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए यह उचित है कि कार्यभार संभालते ही सबसे पहली फाइल किसान कल्याण से संबंधित हो। हम आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं। वहीं इसी बीच आप नेता सोमनाथ भारती एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि अगर पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो वह अपना सिर मुंडवा लेंगे, लेकिन यह संकल्प लेने वाले आम आदमी पार्टी के नेता और मालवीय नगर विधानसभा सीट से विधायक सोमनाथ भारती ने यू टर्न ले लिया है। अब उन्होंने इस मामले में अपना वादा पूरा करने से साफ इनकार कर दिया है। सोमनाथ भारती का कहना है कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का तीसरा कार्यकाल केवल उनका अपना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दलों के सम्मिलित प्रयासों का यह परिणाम है। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा को फोन कर कहा, मैंने कहा था कि मोदी अगर तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा, चूँकि वह अपने दम पर नहीं जीते हैं। उन्होंने अपने गठबंधन के समर्थन से बहुमत हासिल किया है। आम आदमी पार्टी के नेता ने आगे कहा, मैं अपने शब्दों पर आज भी कायम हूँ। अगर वो अपने दम पर नहीं जीते हैं तो यह उनकी जीत नहीं है। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, अगर वह स्वतंत्र रूप से नहीं जीते हैं, इसलिए मैं अपना सर नहीं मुंडवाऊंगा। सोमनाथ भारती को आप नेता ने नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी बनाया था। इस सीट पर बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को अपना प्रत्याशी बनाया। चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में बौखलाहट दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी जीत गई और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे, लेकिन अब उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि मैं अपना सिर नहीं मुंडवाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को आखिरी मौका देते हुए चेतावनी दी है कि वो 10 अगस्त तक अपने दफ्तर पर कब्जे वाली जमीन को खाली कर दे, क्योंकि इससे दिल्ली हाईकोर्ट के विस्तार को लेकर दिक्कतें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह आम आदमी पार्टी के लिए आखिरी मौका है, फिर से कोई तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी अपने कब्जे वाली जमीन को खाली कर दे, क्योंकि यह दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 2020 में ही आवंटित की जा चुकी है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाशकालीन बेंच ने आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को स्वीकार कर लिया और समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया। बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा, तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अंतिम मौके के रूप में हम 4 मार्च के आदेश में दिए गए समय को विस्तार दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता आपको 1 सप्ताह के भीतर कोर्ट की रजिस्ट्री को लिखकर देना है कि वह 10 अगस्त तक शांतिपूर्वक जमीन हैंडओवर कर देंगे। सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने आम चुनावों के मद्देनजर परिसर खाली करने के लिए 15 जून की समय सीमा तय की थी और आपको वैकल्पिक कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय LNDO से संपर्क करने को कहा था। पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह 6 सप्ताह के भीतर आपके अस्थायी कार्यालय पर निर्णय ले। आपने तर्क दिया था कि एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसे तब तक अस्थायी कार्यालय स्थान प्राप्त करने का अधिकार है जब तक कि उनके कार्यालय के निर्माण के लिए स्थायी भूमि आवंटित नहीं हो जाती। यह जगह दिल्ली हाईकोर्ट को साल 2020 में ही दे दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से पेश हुए वकील के परमेश्वर ने कहा कि 4 साल बाद भी हाईकोर्ट का कब्जा नहीं मिला है। परमेश्वर ने कहा, आवेदक और केंद्र के बीच खींचतान चलती रहेगी, क्योंकि उन्होंने राजधानी के केंद्रीय इलाके में जमीन मांगी है। हम नहीं चाहते कि इस वजह से देर हो। हम कोर्ट रूम्स की कमी के कारण गंभीर संकट में हैं। हम न्यायिक अधिकारियों के लिए जगह किराए पर लेने के लिए मजबूर हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि भवन निर्माण में हर साल 30 से 40% की बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट पीछे हो रहा है। कोर्ट की तरफ से पेश हुए वकील परमेश्वरम ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के पास 90 कोर्ट रूम की कमी है। नए अधिकारी सितंबर में ट्रेनिंग पूरी करके हाईकोर्ट में कमान संभालने वाले हैं, लेकिन हमारे पास बिल्डिंग ही नहीं है। कांग्रेस वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 10 अगस्त तक मोहलत मांगी जा रही है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को आम आदमी पार्टी की अपील पर वैकल्पिक दफ्तर के लिए 6 सप्ताह में जमीन देने को कहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी से निर्वाचित सांसद कंगना रनौत को सरेआम थप्पड़ मारने वाली CISF महिला जवान को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुलेआम समर्थन देते गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कुलविंदर कौर का पक्ष लेते हुए कंगना को ही दोषी दिखाया। सीएम मान ने कहा कि कंगना रनौत के पहले दिए गए बयानों की वजह से लड़की के मन में गुस्सा था, जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार बन गई है। पीएम मोदी और उनके मंत्रिमंडल के साथियों ने रविवार 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण कर लिया, लेकिन इसी बीच सियासी हमले पर कुमार विश्वास का खून खौल उठा है। पीएम मोदी अमित शाह को टैग कर दी ये बड़ी डिमांड। सोमवार 10 जून 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिए कुमार विश्वास ने राय जाहिर की। कुमार विश्वास बोले कि श्रद्धा से भरे मासूम बच्चों, महिलाओं और निर्दोष नागरिकों के पाक परस्त हत्यारे मारे जाने चाहिए। कवि के मुताबिक हत्यारे चाहे इस पार हो या उस पार, हर बार की तरह उन्हें बिल से कीड़े मकोड़ों की तरह खींचकर मारा जाना चाहिए। आपके पूर्व नेता ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को टैग भी किया था। कुमार विश्वास ने आगे कहा कि दोनों नेताओं नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा कि देश आपसे अपेक्षा रखता है। दरअसल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक बस पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 10 तीर्थ यात्री मारे गए। पौनी इलाके के तेरियाथ गांव में कल शाम अटैक के बाद बस खाई में गिर गई थी। हादसे में 33 और घायल भी हुए। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हुए हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि आतंकी हमला हुआ है। इससे पहले भी मैंने कहा है कि जिन इलाकों को हमने पूरी तरह से आतंकवाद से आज़ाद किया था, वहां फिर से आतंकवाद देखने को मिल रहा है। यही हाल पुंछ, राजौरी और अब रियासी में है। उन्होंने कहा, यहाँ जो उपराज्यपाल की हुकूमत है वे आंखें बंद करके चलते हैं। इन इलाकों में हालात खराब हुए, लेकिन इन लोगों को थोड़ी भी फिक्र नहीं हुई। जो लोग यहाँ सामान्य स्थिति का दावा करते आए हैं, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, हम हमेशा से कहते आए हैं कि यहाँ हालात सामान्य नहीं हैं। हमने हमेशा कहा है कि धारा 370 के कारण यहाँ बंदूक नहीं आई है, लेकिन भाजपा वाले दावा कर रहे थे कि धारा 370 के कारण यह है। इस बंदूक को खामोश करने के लिए एक बातचीत का माहौल बनाना होगा और इसके लिए दोनों देशों को भूमिका निभानी होगी। इस घटना के बारे में सुनने के बाद हर कोई सिर्फ यही कह रहा है कि श्रद्धालुओं पर हमला सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो हिंदू थे। यह भी कहा जा रहा है कि जानबूझकर 9 जून को यह हमला हुआ क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने की शपथ ले रहे थे। बता दें कि घटना में मारे जाने वाले अधिकतर यूपी के रहने वाले थे। इनमें से 3 महिला और एक बच्चा भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की जानकारी होने पर स्थिति का जायजा लिया और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए, वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे तीर्थ यात्रियों पर हुए हमले में शामिल किसी को भी बख्शेंगे नहीं। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। इस लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। औरों को तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही 20 मंत्री चुनाव हार गए। इन हारे हुए लोगों को पीएम मोदी ने भी अपने मंत्रिमंडल में जगह न देकर किनारे लगा दिया। लेकिन एक नेता ऐसा भी है जो लोकसभा चुनाव में हारने के बावजूद पीएम मोदी की तीसरी सरकार में मंत्री बन गया है। नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। तो आखिर इस हारे हुए शख्स में ऐसा क्या है कि पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी को इस नेता पर इतना भरोसा है, और आखिर क्यों? रवनीत सिंह बिट्टू का केंद्र में मंत्री बनना बीजेपी के भविष्य के लिए बेहद अहम है।
रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट से लड़े और उन्हें कांग्रेस के अमरिंदर राजा वारिंग के हाथों हार झेलनी पड़ी। इसके बाद भी इनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 48 साल के रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के बड़े नेताओं में से एक है। वे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। बेअंत सिंह की खालिस्तानी आतंकवादियों ने 1995 में हत्या कर दी थी। रवनीत सिंह बिट्टू 2009 से 2024 तक कांग्रेस से लुधियाना और आनंदपुर साहिब से सांसद रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब में खालिस्तान का खुले तौर पर विरोध करने वाला नेता जाना जाता रहा है। वह खालिस्तान और उसके समर्थकों को लेकर लगातार विरोध करते रहे हैं। इसके लिए उन्हें जान से मारे जाने की धमकियां तक मिल चुकी है। खालिस्तानियों पर मुखर रहने वाले बिट्टू 2007 में राजनीति में आए थे। वे अपना पहला चुनाव हार गए थे। बिट्टू पंजाब में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आ गए थे। उन्हें भाजपा ने लुधियाना से 2024 लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया था। वह पंजाब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा वारिंग से लगभग 20,000 वोटों के अंतर से चुनाव हारे। किसी भी सरकार का एक हारे हुए व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना प्रदर्शित करता है कि वह व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय मंत्री बनाना मोदी सरकार की पंजाब और सिखों के प्रति नीतियों को प्रदर्शित करता है। मोदी सरकार ने पंजाब में 8 सिख उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इनमें से कोई भी जीत हासिल करने में सफल नहीं रहे। भाजपा की पंजाब में 0 सीटें हैं। भाजपा की किसी सहयोगी के जीतने वाले सांसदों में भी सिख प्रत्याशी नहीं हैं। यह दिखाता है कि भाजपा उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी जो कि देश को तोड़ने की बात करते हैं। साथ ही वह पंजाब की ऐसी आवाजों को बढ़ाने में मदद करेंगे जो देश की एकजुटता के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए भाजपा कांग्रेस के साथ दशकों का इतिहास रखने वालों को भी मौका देने से गुरेज नहीं करेगी। रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर पीएम मोदी और भाजपा ने एक संदेश देने की कोशिश की है। रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से दशकों पहले तक भाजपा ने अपनी चुनावी नुकसान को सहकर पंजाब में हिंदू सिख एकता को लेकर काम किया है। भाजपा ने दशकों तक शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर काम किया है और हमेशा पंजाब में छोटे भाई की भूमिका में रही। उसने चुनावों में अकेले जाकर अपना मत प्रतिशत बढ़ाने के बजाय शहीद को ड्राइविंग सीट पर रखा। इसका उद्देश्य भी पंजाब में सिख और हिंदू एकता को बढ़ाना ही रहा है। ऐसे में क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। रविवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल की शपथ ली। प्रधानमंत्री के साथ ही 72 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि अभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होना बाकी है। 2024 के आम चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिला है और उसे सत्ता में बने रहने के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टियों के समर्थन की जरूरत है। ऐसे में पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। रविवार को जब प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मंत्री परिषद ने पद और गोपनीयता की शपथ ली तो दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन इसी बीच भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा अपने पद से मुक्त करने का अनुरोध अत्यंत दुखद है। भारत की सुरक्षा के लिए विदेश में भारत के शत्रुओं पर कड़ी नजर रखने वाले डोभाल अधिक आयु 79 और खराब स्वास्थ्य के चलते पद से मुक्त होना चाहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के 3 जून को सेवानिवृत्त होने के बाद कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नए एनएसए की तलाश के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकारी प्रतिष्ठान के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया है कि डोभाल ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीर्ष पद पर बने रहने की अपनी अनिच्छा पहले ही बता दी। डोभाल के जाने के बाद सरकार के लिए यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि नए एनएसए के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा। सूत्रों के अनुसार कुछ नामों में खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक और तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी के नाम की चर्चा है। 3 जून को डोभाल ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से जुड़े एनएसए के रूप में अपने 10 साल पूरे किए। अपने कार्यकाल के दौरान डोभाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। एनएसए अजीत डोभाल की कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला तो 30 मई 2014 को डोभाल को एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया।
एनएसए के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद डोभाल केरल कैडर के 1968 बेंच ने 46 भारतीय नर्सों की वापसी में मदद की जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट ISIL द्वारा मोसूल पर कब्जा करने के बाद इराक के तिक्रित में एक अस्पताल में फंस गई थी। एनएसए का पदभार संभालने से पहले डोभाल IB के निदेशक थे। 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान डोभाल ने ISI एजेंट बनकर स्वर्ण मंदिर में घुसपैठ की और खालिस्तानी अलगाववादियों के पास मौजूद हथियारों और अन्य दस्तावेजों के बारे में जानकारी जुटाई। इस रणनीति ने बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को खालिस्तानी अलगाववादियों के हाथों से स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने में मदद मिली। 1999 में IEC 814 के अपहरण के बाद कंधार में 4 सदस्यीय वार्ता दल का नेतृत्व करके डोभाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया में भी PM मोदी के शपथ ग्रहण की चर्चा रही। पाकिस्तान के जियो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, नरेंद्र मोदी रविवार को रिकॉर्ड लगातार तीसरी बार PM बने। गठबंधन के साथ वे सत्ता में आए हैं और उनकी क्षमता का परीक्षण करेगा। मोदी जिन्होंने बीजेपी के वैचारिक अभिभावक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में शुरुआत की, जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार सेवा देने वाले दूसरे व्यक्ति है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। क्योंकि चीजें जैसी है वैसी नहीं रहेगी। जर्मन कवि बर्टोल्ट ब्रेख्त की यह व्यवहारिक पंक्ति लोकसभा के नतीजों के लिए सही लगती है। दरअसल यह भाजपा और विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक दोनों पर लागू होती है। भाजपा के लिए ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे पूर्व और दक्षिण के नए क्षेत्रों, हालांकि एक सहयोगी के कारण ने उसकी किस्मत बदल दी। वहीं केरल, तमिलनाडु और पंजाब में बढ़ते वोट शेयर ने उसे भविष्य के लिए उम्मीद दी है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश चुनौतियों का राज्य साबित हुआ। भाजपा का जातिगत गणित क्यों विफल रहा जबकि अखिलेश का काम किया? इसका उम्मीदवारों और केडर से बहुत कुछ लेना देना था। उत्तर प्रदेश भाजपा की बड़ी ताकत से उसकी कमजोरी कैसे बन गया, मैं इसके लिए 3 कारण बताता हूं। पहला कारण, इंडिया गठबंधन ने यह चुनाव संगठित तरीके से लड़ा और संविधान, आरक्षण और अन्य मुद्दों के बारे में काल्पनिक खतरों को बुनकर लोगों को संगठित करने की अपनी रणनीति के तहत काम किया। OBC, MBC और दलितों के एक वर्ग में बेचैनी पैदा करने में सफलता हासिल की। असुरक्षा की इस भावना ने व्यापक हिंदुत्व पहचान को खंडित कर दिया, जिसने उन्हें एक दशक से अधिक समय तक भाजपा से बांधे रखा था। दूसरा कारण, छोटे छोटे असंतोषों का धीरे धीरे और लगातार संचय हो सकता है। इसमें बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, अग्निवीर आदि जैसे मुद्दों से जोड़कर इंडिया ब्लॉक की ओर से एक मेटा कथा सुनाई गई थी। उन्होंने राज्य में भाजपा विरोधी माहौल बनाने के लिए सोशल मीडिया का भी आक्रामक उपयोग किया। तीसरा कारण, समाजवादी पार्टी ने राज्य में सोशल इंजीनियरिंग मॉडल से सीख लेकर अपने सामाजिक गठबंधन में विविधता लाई, जो गैर यादव, गैर जाटव राजनीतिक भागीदारी पर आधारित है। वे अपने पारंपरिक MY यानी मुस्लिम यादव सोशल इंजीनियरिंग से आगे बढ़े और इस चुनाव में गैर यादव, गैर मुस्लिम समुदायों को टिकट देकर उनके बीच अपना आधार बढ़ाया। उदाहरण के लिए फैजाबाद सीट से एक दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा गया, जबकि यह आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। सुल्तानपुर जैसी पड़ोसी सीटों पर भी चयन रणनीतिक था। वहां निषाद उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया था। अंबेडकर नगर में कुर्मी उम्मीदवार थे। इन सभी को MY कीटी में जोड़ दे तो सपा को एक अलग बढ़त मिल गई। भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग क्यों विफल रही जबकि इंडिया की कामयाब रही? इसका एक बड़ा कारण यह है कि इन समुदायों के भाजपा उम्मीदवारों को तीसरी बार दोहराया जा रहा था। उनमें से अधिकांश को स्थानीय स्तर पर सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पार्टी कैडर स्थानीय स्तर पर उपजे सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त उत्साहित नहीं थे। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार नए चेहरे थे। उन्होंने OBC, MBC और ज्यादातर गैर जाटव दलित समुदायों के मतदाताओं को आकर्षित किया। जहां तक बहुचर्चित मोदी जादू की बात है तो इसने देश के अन्य हिस्सों में प्रभावशाली ढंग से काम किया।
लेकिन यूपी में यह वास्तव में नुकसानदेह साबित हुआ। मोदी योगी छवि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण उम्मीदवार और कई कार्यकर्ता सुस्त हो गए। यह देखना दिलचस्प है कि चुनाव प्रचार के यही तरीके इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने अन्य पड़ोसी हिंदी पट्टी राज्यों बिहार और मध्य प्रदेश में भी अपनाए। लेकिन जैसा कि चुनाव परिणामों से पता चलता है, विपक्ष का यह तरीका विफल रहा। भाजपा ने मध्य प्रदेश में बहुत प्रभावशाली जीत हासिल की, बिहार में मजबूत प्रदर्शन किया। ऐसा क्यों है? मेरे विचार से बिहार में एनडीए गठबंधन के पास गैर यादव ओबीसी राजनीति के बड़े चेहरे हैं, जैसे कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और दलित नेता चिराग पासवान, जो दुसाध जाति से आते हैं। दुसाध जाति बिहार में सबसे बड़ा दलित समुदाय है। उनके पास जीतन राम मांझी जैसा चेहरा भी है, जो बिहार के एक अन्य बड़े दलित समुदाय मुसहरों का नेतृत्व करते हैं। बिहार में यह सभी कारक मिलकर इंडिया ब्लॉक के लिए बाधक साबित हुए। मध्य प्रदेश में भाजपा के पास शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव का विश्वसनीय ओबीसी चेहरा है, जिन्होंने कांग्रेस की कहानी का मुकाबला किया। कांग्रेस के पास इन राज्यों में विश्वसनीय ओबीसी राजनीतिक चेहरा नहीं था। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।